इस आर्टिकल में चर्चा करने जा रहे हैं कि बैंकिंग में क्या स्ट्रेस है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी के लिए टेम्परेरी आराम मिला है, कैसे मिला है, तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और जो ग्रोथ होती है वो हमेशा, अगर बैंकिंग सेक्टर की रेमेडीज हम करते रहते हैं तो उसका भी एक वाइटल पार्ट रहती है। अगर वो सही तरीके से चलेगा बैंकिंग सेक्टर, तो ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी लेटेस्ट आरबीआई की रिपोर्ट आई है ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें बड़ी सावधानी से बताया गया है कि बैंक परफॉर्मेंस जो है किस तरीके से जो है आगे बढ़ रही है। हालांकि इतना बुरा प्रभाव पड़ा पेंडेमिक का, लॉकडाउन लग गया, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बैंकिंग सेक्टर में खड़ी हुई। फिर भी अभी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ा सा इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बता रही है भारत की इकोनॉमी के बारे में और बैंकिंग सेक्टर के बारे में। और साथ ही साथ जो एनहांस्ड कैपिटल एक्विडेंसी है बैंक्स में, वो भी बढ़ी है। जो कैपिटल एक्विडेंसी मतलब जो पैसा होता है, लिक्विडिटी होती है, वो भी बढ़ा है बैंकों में। तो यहाँ पर बोथ इन 2019 एंड 20 एंड इन द फर्स्ट ऑफ दिस फिजिकल ईयर, इस साल का जो पहला फिजिकल ईयर होगा, पहला हाफ होगा, तो उसमें क्या हुआ था, कुछ यहाँ पर रिसेंटली मॉरेटोरियम किए गए थे कि जो लोन थे थोड़ा बहुत उनको डिले कर दिया गया था कि आपको ब्याज की किस्तें जो है आपको अभी देने की ज़रूरत नहीं है। और भी बड़े तरीके से लोन माफ़ भी किए गए। तो उसके बावजूद भी अभी जो है जो एसेट का जो क्लासिफिकेशन है, जो कैपिटल रेशो निकल कर आ रही है, वो फिर भी ठीक है। तो ये कुछ जो यहाँ पर प्रावधान थे जो भारत सरकार ने किए थे कि जो इकॉनमी है, डिमांड तो चल नहीं रही है, ना प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ढंग से हो पा रही हैं, तो लोन मोरेटोरियम किया था, लोन माफ़ किया था, लोन की जो किस्तें आप दे रहे थे उनमें डिले कर दिया था। तो सबसे यहाँ पर बढ़िया रास्ता यही है कि आप जो है फिजिकल सपोर्ट जो है अपनी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते रहो। जैसे भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत काफ़ी फिजिकल पैकेजेस अनाउंस किए अलग अलग सेक्टर्स के लिए। तो क्रेडिट जो है वो आप जो है प्रोवाइड करते रहो। और जो लोन सर्विस है, ठीक है, वो भी जो है दोबारा से शुरू हो जाए अच्छे से बैंकिंग द्वारा, तो वो भी इकॉनमी को अच्छा प्रभाव ही डालेगी आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि ये चीज़ नोटेबल है कि जो ग्रॉस एनपीएस है ना, जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनके जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो कम हुए हैं 9.1% के हिसाब से बाय एंड मार्च 2019 और 8.2% के हिसाब से बाय मार्च 2020। तो ये हमारा फिजिकल ईयर एंड होता है, हमेशा मार्च महीने में एंड होता है। तो आगे बात कर रहे हैं जो फर्दर डिक्लाइन हुआ है, अभी सितंबर की बात करें इस साल की 2020 की, तो वो भी 7.5% एनपीएस जो है कम हुए हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत बुरी मार जो है हमारी बैंकिंग सेक्टर को मारते हैं। जो बैंक्स लोन दे देते हैं, बाद में वो एसेट जो है वो परफॉर्म ही नहीं करते, उनसे कोई ब्याज भी नहीं आता, ना ही मूल जो रकम है वो वापस आती है। फिर बैंक बहुत सारे यहाँ पर हथकंडे अपनाता है कि उनको डिफॉल्टर घोषित किया जाए जिन्होंने लोन लिया था, लेकिन फिर भी कुछ बात बन नहीं पाती है। और पूरा जो पैसा यहाँ पर बैंक इन्वेस्ट कर देता है लोन के रूप में किसी को, उसका कोई भी फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो CRAR है, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो है, कि मतलब इतना पैसा आपके पास है मुकाबले जो आपकी जो एसेट्स हैं, ओके, तो उसके हिसाब से जो आपके पास कैपिटल के रूप में जो आपके पास पैसा पड़ा है, वो भी बैंकों में उसकी वृद्धि हुई है 14.3% से लेकर 14.7% तक, और 15.8% तक अभी का जो सेम पीरियड चल रहा है। और इसमें से जो पैसा कैपिटल कैसे बढ़ा बैंकों के पास, उसमें से भारत सरकार ने रीकैपिटलाइजेशन की थी बहुत बड़े पैमाने पर, 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपया कमर्शियल बैंकों को प्रोवाइड किया गया था, जो हम आम जो टैक्स पेयर की मनी है उससे। और कुछ पैसा जो है बैंकों ने मार्केट से उधार लिया है, ओके, जहाँ पब्लिक जहाँ प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं उनसे भी उधार लिया है। तो इस तरीके से पैसा जुटाया गया है बैंकों की तरफ से, जिस वजह से इनका जो कैपिटल है वो इनके एसेट्स के मुकाबले बड़ा है। और आगे बात कर रहे हैं कि कैपिटल कैसे बढ़ा बैंकों के पास, तो उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, इम्प्रूव हुई है, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी बैंकों के द्वारा डिविडेंड के ऊपर, जो डिविडेंड के पे करते हैं ये, तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से कैपिटल रेशो जो है वो शोर अप हुई है। और आगे बात कर रहे हैं जो आरबीआई की जो द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाई गई थी जो पिछले समय में, और जो दूसरा वीक क्रेडिट ऑफ टेक था, मतलब बहुत ही कम पैसा जो था क्रेडिट हो रहा था बैंकों के पास, उसके खिलाफ जाकर
जो है बैंकों के पास इतनी वृद्धि जो है देखने को मिली है कैपिटल की। आगे बात कर रहे हैं कि अगर बैंकिंग की हेल्थ की बात करें कि उसकी उसकी सेहत को कैसे ठीक रखना है, तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक विगोर है, कहने का मतलब जो जोश है ओवरऑल, वो हमें जो है बरकरार रखना होगा पूरी की पूरी इकोनॉमी में। और उसके लिए प्रोएक्टिव फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार को एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी जो है वो गारंटी देनी होगी उसके बारे में कि जो कि आने वाले समय में जो क्रेडिट ऑफ टेक है, पैसा जो है वो मिलता रहे बैंकों को, और जिसकी वजह से आगे बैंक जो है लोन प्रोवाइड करे और इकोनॉमी की गति जो है, मोमेंटम जो है ग्रोथ का, वो बढ़ता रहे। और साथ ही साथ एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, उसको भी सही करना है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको टैकल करके चलता है, अपने हिसाब से इसको देखता है इकोनॉमी के, जब बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से पैसे की लेनदारी करनी है, या देनदारी करनी है, लिक्विडिटी कितनी रखनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो डिसीजन आता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है, जिसको आरबीआई जो है वो टैकल करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करो, एक ओवरसाइट रखो। जो रेगुलेट है, जैसे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है सभी बैंकों को, तो इस रेगुलेटरी ओवरसाइट को इम्प्रूव करो, कि और बढ़िया तरीके से इम्प्रूव करेंगे तभी जो लूप होल निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से बैंक लोन तो दे देता है, बाद में वो एनपीएस घोषित हो जाते हैं, तो इकोनॉमी को नुकसान होता है, वो चीज़ें ना हो। तो अभी तो भारत के बैंकों की सिचुएशन ऐसी है कि भारत सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, बहुत बड़े पैमाने पर एनपीएस बढ़ने शुरू हो गए, तब भारत सरकार इतना जो है अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी। तो उस समय फिर बैंकों की हालत जो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे 2008 में अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम का हाल हुआ था। तो बहुत सारे बैंक उस समय मंदी के दौरान दिवालिया हो गए थे, जिन्होंने पैसा तो लोन के रूप में बांट दिया, लेकिन वो पैसा दोबारा रिकवर नहीं कर पाए। तो यही हालत जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हो रही है, जिसकी वजह से प्रत्येक जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, जहाँ तो उनको मर्ज किया जा रहा है। ओके, जो छोटा बैंक है, अगर दिख रहा है कि उसकी फिस्कल हालत बहुत ख़राब चल रही है, तो उसको बड़े बैंक में मर्ज कर दिया जा रहा है। और आने वाले समय में ये सिचुएशन, एनपीएस की सिचुएशन को अगर नहीं सही किया गया, मर्ज करने के बावजूद भी एनपी की सिचुएशन जो है सामने है, तो अगर ये नहीं सही हुआ तो आने वाले समय में इन जो सरकारी बैंक हैं उनका प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है। तो बहुत गिने चुने सरकारी बैंक जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इम्पैक्ट रहेगा एनपीएस का, जो बैड लोन हो जाते हैं, जिनको कि बैंकिंग सिस्टम मैनेज नहीं कर पाया उसकी वजह से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक अच्छा डाटा चाहिए हमें, जो कि सही तरीके से हम पॉलिसी का निर्माण कर सके कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन से निपटना है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स यूज़ करनी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना होगा कि किस तरीके से जो ट्रेंड्स आते हैं बैंकिंग और फाइनेंस में, उसको हम सही कर सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सही करें। और इसी के मुद्दे के ऊपर जो आरबीआई का एक रेगुलेट आया है कि मैंडेट दिया हुआ है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तो उसके हिसाब से जो आरबीआई का जो भी मैंडेट है वो सही है, जिस तरीके से आरबीआई इनको रेगुलेट करके चल रहा है।